हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 का प्रैक्टिस सेट हमारा चलता रहा है और उसमें हमने जीएस की प्रैक्टिस अगर बात करूं तो इसकी मैराथन मैं ले रही थी 1 घंटे तक, और बीच में मैंने उसको छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। अब हमारा टारगेट था क्या कि 700 जो आपका करंट अफेयर था वो कंप्लीट करना, और उसके बाद 1 लाइनर जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट। ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आपकी बनी हुई है, आप वहां से जाके सारी देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस की भी प्रैक्टिस सेट आपकी कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन में 10 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था, वो भी प्लेलिस्ट बनी है। आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं जाके। और आज से हम फिर से अपने जीएस पे आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पीआरटी में आपका जीएस आएगा, ठीक है ना। और 40 नंबर का आप जानते हैं हर उसमें आपका चाहे 6 to 8 वाला हो या फिर 9 to 10 के कैंडिडेट हो, उन सभी के लिए 40 नंबर का आपका जो है सीएस आना तय है। तो सभी के लिए सारी ये क्लासेस रहने वाली है जीएस वाली, और 1 घंटा की डेली मैराथन हमारा रहने वाला है। कब तक के लिए? 14 तारीख के लिए। 14 तारीख तक हमें ये मैराथन करना है और जीएस में बेस्ट से बेस्ट हमको करना है। आज से हम शुरुआत करेंगे अपना टॉपिक वाइज, और आज का जो सेशन रहने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस से मैंने रखा है, ठीक है ना। हिस्ट्री जो है हमारी सीक्वेंस से मैंने रखी हुई है इसमें जीएस। और यहाँ पे बात करें तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की, देरी ना करते हुए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका बात करूँ मैं तो इतिहास में आपकी सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखा जाए, उनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि सिलेबस में आपको ये अलग से लिख कर दिया गया है, तो इस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री के, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले ये है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक एक करके उसे हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चनों की। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है, ठीक है ना। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सिक्खों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो जो पूरा लेख है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है, किससे? तो ये शिलालेखों का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। आप जानते हैं मेगास्थनीज किसके काल में आया था? ये जरा मुझे बताइएगा, मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया हुआ था? ये कमेंट में आप क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है ये इंडिका है, ठीक है। क्या है? इंडिका। और मैं बता दूं यहाँ पे ये आपका मैराथन, और मैराथन में आपका मैं ये जितना प्रैक्टिस हो सकता है बस उतना क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फास्ट रहने वाला है, स्पीड में ही होगा सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़, ठीक है। तो कल्हड़ की पुस्तक, देखिए इंडिका हमारा किसका है, अभी मैंने बता दिया आपका। इंडिका किसका है? तो इंडिका मेगास्थनीज का है, ठीक है ना, मेगास्थनीज का। और अगर बात करूँ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का, ठीक है ना, कौटिल्य का है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गुरु भी थे और मंत्री भी थे, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये राज तरंगड़ी हो जाएगा। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा। तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना, अनाज उगाना। तो यहाँ पे अगर बात करूं, आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया था? ये आग जलाना सीखा था। देखिए, जब कभी कुछ हुआ होगा, पत्थर से पत्थर टकरा होगा, तो इनको वहां से आग का कुछ जो है मिला होगा, ठीक है ना। वहां से इनका दिमाग काम करना शुरू हुआ और इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना सीखा, वरना तो ये लोग
पशुओं को मार कर ही खाते थे ना, जानवरों को कच्चा खाते थे, मांस मछली जो भी चीज़ें थी वो कच्चा खाते थे, पका के तो खाते नहीं थे। तो जब आग जलाना सीखेंगे उसके बाद इनके माइंड में थोड़ा आएगा कि चलो इसको पका कर खाएं, ठीक है ना। पका कर खाना, पशुओं को पालतू बनाने लगे, पहिया का आविष्कार किया इन्होंने, अनाज उगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जो पहले उन्होंने जो सीखा था, ये सीखा था आग जलाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता युग की थी, ठीक है। हड़प्पा जो है किस सभ्यता युग की थी? तो ये नवपाषाण युग, पूरा पाषाण, कांस्य या फिर लौह युग। ये कांस्य युग था, ठीक है ना। हड़प्पा जो था कांस्य युग था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला, अच्छा आप जानते हैं नवपाषाण में पूछते हैं कि जो आग जलाना है, आग जलाना, ये आग का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो ये नवपाषाण युग में ही जो आग का आविष्कार हुआ है, ये नवपाषाण युग में हुआ था, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? यानी हड़प्पा सभ्यता को खोजा किसने था सबसे पहले? तो ये सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या दयाराम साहनी। तो ये दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, खरोष्टी, चित्राक्षर, ब्राह्मी या तमिल। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी, ये चित्राक्षर थी, यानी चित्रों के द्वारा जो चीज़ें समझाना या बताना था, ये सब चित्रों के माध्यम से ही हुआ है। आपको देखने को लिखित भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो चित्राक्षर लिपि थी उनकी। अगला क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था, दृष्ट आत्माओं का शहर, पशु का आहार, शिव भूमि या फिर मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है, इसको ही मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में मोहनजोदड़ो दे देगा, तो आपको मोहनजोदड़ो पर टिक कर देना है। या फिर आपको जैसे ये दिया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की अगर बात आई है तो सबसे बड़ा जो इसमें आपका पूछा जाता है कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो महल होता है वो स्नानागार है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन है? स्नानागार, ठीक है ना। स्नानागार सबसे बड़ा है, और अन्न भंडार, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा था। अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए 4 वेद होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है ये ऋग्वेद है। और आप जानते हैं कि जो है ऋग्वेद में क्या है, जो आपका पुराण है, ये सब चीज़ें हैं ना, ऋग्वेद में है। आपका बात करें सामवेद में क्या होता है, तो संगीत वगैरह है, संगीत हो गई, ये सब चीज़ें किस में है? सामवेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के लिए इसमें बताया गया है, यजुर्वेद में। और टोना टटका जो होता है आपका भूत पिचास, ये किस में है? आपका अथर्ववेद में है। तो सबसे पुराना अगर वेद पूछता है तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया जो पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 2-3 बन जाता है कि जो वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पुराना वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद तो आपका अथर्ववेद। टोना टटका वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यजुर्वेद आपका जो है यज्ञ वाला वेद कौन सा है, जिसमें पूजा पाठ यज्ञ वगैरह बताया गया, वो यजुर्वेद हो जाएगा। संगीत वाला आपका सामवेद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं और हमें बहुत अंतर होता है। अगर आपने नहीं देखा तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्हें जो है जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था और चावल का ज्ञान था। तम्बाकू क्या पहले से ही गुटखा तम्बाकू खाने लगे थे? ये तो आजकल लोग गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, ठीक है ना।
तो वैदिक काल में जो फसल थे, जौ था, गेहूं था, चावल था, ये 3 फसलों के बारे में जाना जाता था और तंबाकू को नहीं। अब देखिए यहाँ पे तंबाकू फसल खाली बोला गया, तंबाकू फसल में थोड़ी ना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, तंबाकू आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, ठीक है ना। और इनसे ये पूछा जाता है कि आर्य लोग क्या खाते थे? तो ये दूध वगैरह जो हो गया, ठीक है ना, घी वगैरह, दूध वगैरह और सब्जियां वगैरह ये सब खाते थे ये लोग, ठीक है। मांस मछली की बात इसमें नहीं की गई है आर्य लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है? देखिए अभी मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो तुरंत टिक कर जाएंगे। भारतीय जो संगीत है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद में, हम जानते हैं पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यजुर्वेद में जानते हैं हम कि यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, ठीक है ना। इन सब के बारे में कहाँ पर देखने को मिलता है? यजुर्वेद में। अब यहाँ पे अगर बात करें सामवेद में, सामवेद में ही आपके संगीत का उद्गम माना जाता है, ठीक है ना। तो संगीत का उद्गम कहाँ से माना जाता है? सामवेद से। और अथर्वा वेद का मैंने बोला था कि ये नवीन वेद है, सबसे नया वेद है और इसमें जादू टोना टटका की बात की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा आपका सामवेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उत्तरी बिहार का आप जानते हैं ये आपका, ये क्या है आपका? बिहार है, ठीक है ना। ये बिहार है और ये गंगा नदी बिहार को बीचों बीच से डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार हो जाता है और दक्षिणी बिहार। तो वही पूछा है कि जो उत्तरी बिहार है ये, इसे किस नाम से प्राचीन में जाना जाता था? ठीक है, प्राचीन में किस नाम से जाना था? वज्जी, वत्स, सूरसेन या फिर अवंती। तो इसी बताऊं तो ये वज्जी के नाम से जाना जाता था। वज्जी किसे कहते थे? ये उत्तरी बिहार को वज्जी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे? तो बुद्ध जो थे और महावीर ये मगध, उज्जैन, वज्जी या फिर कौशल, किस महाजनपद से आते थे ये? और बात करूं यहाँ पे इस आंसर क्वेश्चन के आंसर की, ये कहाँ से आते थे? ये महाजनपद मगध महाजनपद से संबंधित थे बुद्ध और महावीर। आप जानते हैं जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपका निरंजना नदी पर हुई थी, ठीक है ना। निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और आप जानते हैं निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बिहार का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि बिहार का सबसे पवित्र नदी कौन सा है? फाल्गु नदी। तो निरंजना नदी पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बात करूं यहाँ पे महावीर को, तो महावीर की बात करूं अगर, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो मगध जो है, ये दोनों मगध से आते थे, मगध से संबंधित थे, ठीक है ना। महावीर को 24वां तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है ना। 24वां तीर्थंकर थे महावीर जैन धर्म का, ठीक है ना। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था? नंद राजवंश का आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिसको पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य छोटा था उस टाइम पे। तो नंद वंश जो है, अगर बात करूँ इस समय, देखिए बहुत पहले की बात है, चंद्रगुप्त छोटा था तो इसको एक बार जैसे कि होता है एक राजा की तरह किसी ऐसे पत्थर पे बैठ के और न्याय देते हुए देखा था चाणक्य ने। और चाणक्य को जो घनानंद था, नंद वंश का लास्ट जो शासक था घनानंद ने क्या किया था? भरी सभा में चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त और घनानंद ने मिलकर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने क्या किया?
बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और उसके बाद चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद को हराया था, पराजित किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आखिरी शासक कौन था। ये था धनानंद। ठीक है, ये धननंद है लिखा, लेकिन ये क्या है, घनानंद है। ठीक है ना, घनानंद। घनानंद को हराने के बाद उसके बाद मौर्य वंश की नींव पड़ती है। ठीक है ना, मौर्य वंश की नींव पड़ती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर की पूछ रहे हैं। देखिए 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, जिसमें पहले जो थे ये ऋषभ थे। ठीक है ना, कौन, ऋषभ। जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर था ऋषभ था, और आखिरी अगर पूछा जाए 23वें तीर्थंकर तो ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना, 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना, 1 मिनट मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये प्रथम थे और ये 23वें थे। ठीक है ना, 23वें। 24वें कौन थे, अगर 24वें की पूछा जाए तो मैंने ऊपर ही बताया, महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जो जैन है जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर जसंबिका ग्राम। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो जैन धर्म की जो पहली संगीति थी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पे आपका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की 3री जो बैठक थी, जो संगीति थी, बौद्ध धर्म की 3री संगीति भी पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, पारसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है ना, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। आप जानते हैं विनय पिटक नाम सुना होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें किससे हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने वहां पे ऊपर बताया नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति उनको किन शहर में होती, क्योंकि क्वेश्चन आपका अब आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति में आप जानते हैं निरंजना नदी पर। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पर, कपिल वस्तु में। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ, सॉरी गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था गया में। ठीक है, गया में इनका जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आपका पूछा जाता है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था, यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये कपिल वस्तु में हुई थी। ठीक है ना, और जन्म उनका कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और मगध से वो संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। देखिए अब आ गए वही बात, कहाँ पर हुआ था, सॉरी सॉरी यहाँ पे कपिल नहीं, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कुशीनगर की मैंने बात की। महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुई थी। और वही यहाँ पे बात है कि जो उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये कुशीनगर से हुआ। ठीक है ना, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो सारनाथ की अगर बात करें, महावीर, शंकराचार्य, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये पूछा जाता है। कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, कहाँ पर, सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है। सबसे प्राचीन राजवंश पूछा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। ठीक है, तो सबसे जो प्राचीन राजवंश रहा है ये रहा है आपका मौर्य वंश। ठीक है ना,
सबसे प्राचीनतम राजवंश पूछा है, कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश। ठीक है, बात करें अब जानते हैं कुषाण का जो है कनिष्क, कनिष्क किसके संबंधित है? कुषाण से। ठीक है, कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई है। ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई है, 18 वाला। ठीक है ना, 78 ईस्वी वाला। बात करें अगले क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी था राजदूत, वो कौन था? सेल्यूकिड कौटिल्य। कौटिल्य क्या राजदूत है? नहीं, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसका गुरु था। ठीक है ना, और बात यहाँ पे हो रही है कि उसके दरबार में किसे भेजा गया था। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, तो किसे भेजा गया था? ये कौटिल्य की बात नहीं है। सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो जस्टिन का कोई लेना देना नहीं है। अब आपको मेगास्थनीज या फिर सेल्यूकस निकेटर, तो ये आपका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? 23 का जो आंसर होगा ये मेगास्थनीज हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में राजदूत आया था मेगास्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त में आया यूनानी दरबार। अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक क्या था, का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है ना, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देवानप्पिया, ठीक है, देवानाम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा जाता गया है? तो किस शिलालेख में कहा गया है? शिलालेखों में कहा गया है। तो एक तो बात करें भब्रुगढ़ शिलालेख, आप जानते हैं उसमें कहा गया है। और देवा नाम प्रियदर्शी या फिर देवताओं का प्रिय के नाम से जाना जाता है अशोक को, हर्ष को, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये कौन था? अशोक था, जिसे देवानाम्पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय के नाम से जाना जाता है शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना डाली? तो ये पुष्यमित्र था। ठीक है ना, कौन था? पुष्यमित्र, जिसने जो मौर्य वंश का लास्ट राजा था। ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ के को मारने के बाद शुंग वंश का नींव डाला पुष्यमित्र ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो मैंने अभी बताया 78 ईस्वी। ठीक है ना, विक्रम संवत 78 ईस्वी। 26 का जो आंसर सॉरी यहाँ पे वो कनिष्क का था। ठीक है ना, ये 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर, कावेरीपट्टनम या तंजावुर या मदुराई? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पर थी? ये थी उरैयूर में। ठीक है ना, कहाँ पर? उरैयूर में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक घटोत्कच, ठीक है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? तो गुप्त युग का प्रवर्तक ये कौन था? ये था कौन? श्रीगुप्त। ठीक है ना, श्रीगुप्त। आप जानते हैं जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। तो भारत का नेपोलियन के नाम से चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखो अभी आ गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जो कालिदास हैं ये किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो कालिदास ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि। ठीक है ना,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का, ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या फिर पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक की अगर बात करूं मैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास का। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है? तो खजुराहो आप जानते हैं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इसका जो पूछा है कंदारिया महादेव मंदिर है, ये किसने बनवाया है? परमार ने, चेंदी या राष्ट्रकूट या फिर चंदेल ने? तो ये चंदेल के द्वारा बनवाया गया है खजुराहो का कंदारिया महादेव। तो ये जो भारत का प्राचीन इतिहास था वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। बात करें यहाँ पे अगर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य भारत का इतिहास, ठीक है ना। प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ लिया। अब मैंने बोला था कि सीक्वेंस से हम करेंगे, सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्य भारत, उसके बाद हम चलेंगे आधुनिक भारत पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्लास को शुरुआत करते हैं अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास से। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका पहला क्वेश्चन है त्राइन के द्वितीय युद्ध, ठीक है, त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो त्राइन के दो युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था 1191 में, ठीक है, और दूसरा हुआ था आपका 1192 में, जो कि आपके क्वेश्चन में है। तो पूछा है जो दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में, ये किसके बीच हुआ था और किसने किसको पराजित किया था, ठीक है ना। पृथ्वी ने मोहम्मद गौरी को हराया था, महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया था, या फिर पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया था, यानी गजनी जो था, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो ये बात आपकी सच है, ठीक है ना। फोर्थ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो त्राइन का दूसरा युद्ध था 1192 वाला, इसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? पृथ्वीराज को। और आप जानते हैं पृथ्वीराज हारते नहीं, बल्कि इनके जो ससुर है ना, ससुर की वजह से ही ये हारे थे, क्योंकि ससुर ने धोखा दिया था। और मोहम्मद गौरी ने तो इसके पहले जो प्रथम युद्ध हुआ था त्राइन का, उसमें मोहम्मद गौरी बकायदा बहुत अच्छे से हारा था पृथ्वीराज से। अगर ये दोबारा 1192 में जब ये हारे, तो इसमें मेन इनका हाथ इनके ससुर जी का था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था, ये पूछा है, बताया है। वह किसका गुलाम था? यानी पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली कि कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, किस शासक का गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का, इल्तुतमिश का, या बलबन का? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो है किसका था गुलाम? महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी का। और आप जानते हैं कि जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, वो कुतुबुद्दीन के द्वारा ही निर्माण कराया गया है, लेकिन हालांकि पूरा नहीं, क्योंकि फिर इसका क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश है, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार, देखिए यहाँ पे आ भी गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? अब पूरा किया गया था बात पूछ रहा है, तो ये किया गया था। शुरुआत किसने की थी? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्ताना थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अजमेर में 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक,
तुगलक खिज़्र खान। दिल्ली से दौलताबाद को अपना राजधानी किस शासक ने बनाया? ये था आपका कौन? मुहम्मद तुगलक, ठीक है ना। कौन था? मुहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? किसने की थी बाजार नियंत्रण प्रथा? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो बाजार नियंत्रण ये प्रथा किसने शुरू की थी? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? यानी आपसे पूछ रहा है किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ठीक है ना, अंतिम वंश कौन था? दिल्ली वंश जो है सल्तनत का, तो जो है अंतिम जो वंश था दिल्ली का, लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर सैयद वंश? कौन सा था? इसमें अगर बात करूं मैं तो लोधी वंश था। आप जानते हैं इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा कर पानीपत के मैदान में, तभी मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य की नींव तभी डाली थी। और लास्ट जो पूछे दिल्ली का जो है सल्तनत का अंतिम वंश, वो लोधी वंश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाउद्दीन? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार है, कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? सूफी आंदोलन का संबंध जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब जानते हैं यहूदी से, इस्लाम से, ईसाई से किससे संबंधित था सूफी वंश? जो सूफी आंदोलन है तो ये इस्लाम से संबंधित था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म है दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद में ये हुआ था। कहाँ पर? संत कबीर का वाराणसी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा? आप जानते हैं तुलसीदास राम भक्त थे, ठीक है ना, राम भक्त थे, और सूरदास कृष्ण भक्त थे। यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया, ये आपका भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था किसने? अलवर संतों द्वारा, ठीक है ना। अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सागा के द्वारा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान या फिर बाबर और इब्राहिम लोधी? और आप जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी कब? 1526-27, ठीक है ना, ऐसे कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को, तो सन छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोधी की जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये 1527 ही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 1527 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना ये हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम ने? तो ये गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है, ठीक है ना। हुमायूंनामा रचना गुलबदन बेगम ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है ना। इबादत खाना हो या फिर दीन ए इलाही, ये अकबर के द्वारा ही
शुरू किया गया था। और इसमें क्या था, ये सभा में सभी धर्म के लोग एकत्रित होते थे, अपने अपने विचार रखते थे, ये सारी चीज़ों पे अपना ये सभा होता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो रामचरित जो मानस हैं ये बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, तुलसीदास किसके समय के किस शासक के समय के थे? तो बात करूं यहाँ पे ये अकबर किसके समय के थे? अकबर के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला ये बनवाया था किसने? हुमायूं ने, शेरशाह ने, शाहजहां या फिर अकबर ने? दिल्ली का लाल किला बनवाया था ये शाहजहां ने। ठीक है ना, शाहजहां ने बनवाया था। और अगर बात करें आगरा का लाल किला तो ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ताजमहल आगरा में है, तो हम ताजमहल के हिसाब से शाहजहां और अकबर में कन्फ्यूज़न होता है हमें। तो शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सितार का, पखावज का या बीड़ा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो औरंगजेब था वो जो वाद्य यंत्र बजाता था, कौन सा था वाद्य यंत्र? ये था वीणा। ठीक है ना, वीणा था। और समुद्रगुप्त के बारे में भी बोला जाता है कि वो बीड़ा बजाता था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर, ठीक है ना, जो हीरा था, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले कौन गया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, मोहम्मद गौरी नहीं, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, नादिर शाह लेकर गया था। और किससे लेकर गया था ये भी पूछता है, तो ये अहमद शाह अब्दाली से लेकर गया था। कौन? नादिर शाह। तो ये यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का जो युद्ध है, चौसा की जो लड़ाई है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मुगल समय की बात हो रही है। ठीक है ना। तो चौसा के युद्ध में किसे हराया गया था? हुमायूं को। ठीक है ना, हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद यानी 8 मंत्रियों का जो परिषद था वो किसके काल में था? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव या अकबर? तो ये शिवाजी के समय में था। ठीक है ना, शिवाजी के समय में काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था कब लड़ी गई? तीसरा, पहली जो लड़ाई है 1526 होगा। ठीक है ना, मैं वहां पे कंफ्यूजन हो गई थी, तो ये 1526 होगा पानीपत का पहला लड़ाई। और पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है ये कब हुआ था? ये 1556 नहीं, 1556 में तो अकबर था उस टाइम पे। ठीक है ना। और 1630 इस टाइम पे आपका जहांगीर था। ठीक है ना, जहांगीर। 1761, 1769। बात करें यहाँ पे पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था, ये पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था अकबर जो द्वितीय अकबर था ना, अकबर द्वितीय के बीच हुआ था। और नहीं, और दूसरा जो हुआ था आपका वो अकबर के साथ हुआ था, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, मानसिंह को भेजकर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 22 का जो आंसर होगा ये 1761 हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूं तो अकबर जो द्वितीय था, देखिए एक मिनट यहाँ पे मैं बात करूं, जो अकबर था, ठीक है ना, अकबर के शासन में हेमू था, और हेमू और अकबर के बीच दूसरी पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। उसके बाद आपका हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई। ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में हुआ था तीसरा लड़ाई। और उस टाइम पे
आपका कौन था मोहम्मद जो है, ये आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है ना। पूछा है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है ना, मराठों को हराया, इसका मतलब क्या है, पानीपत का जो तीसरा लड़ाई था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ठीक है ना, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, उस समय कौन था आपका दिल्ली का शासक, वो था आलमगीर सेकंड, मोहम्मद शाह जहादार शाह या फिर शाह आलम द्वितीय। उस समय शाह आलम द्वितीय था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ठीक है, की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आप जानते हैं कि जो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस टाइम पे 11 जो है आपका 11 मई 1857 को, ठीक है ना, 1857 को सभी अवध से जो जितने लोग जाने वाले थे उन सभी ने, जो सिपाही थे, ये दिल्ली पहुंचे 11 मई को, और 12 मई को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का जो कारभार था पूरा संभाल दे दिया हाथ में उनके, ठीक है ना। और अब जानते हैं 10 मई को ये मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। उसके बाद क्या किया गया था, बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ले जाकर कहाँ पर, रंगून जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अगर 24 का आंसर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये रंगून हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ है, मंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या फिर मद्रास। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत है ये हुआ था आपका कहाँ पर, तो ये हुआ था मैसूर पे, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर, ठीक है ना, जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, ठीक है ना, किस उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है किस नगर को, अमृतसर को, आनंदपुर साहिब को, या फिर गुजरावाला, या फिर पेशावर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अमृतसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन तंत्र, ठीक है ना, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की जो शुरुआत है ये रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर जॉन एडम्स, ये किया था किसने, तो ये किया था द्वैध शासन वाला किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा तो 1 मिनट में जरा क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है आधुनिक भारत मतलब आपका आधुनिक भारत बचा है, और आधुनिक भारत को हम आज के सेशन में नहीं करेंगे, कल के सेशन में करेंगे। तो हमने प्राचीन भारत, ठीक है ना, प्राचीन भारत के इतिहास और आपका मध्य भारत का इतिहास, ये इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें अच्छी। तो एग्ज़ाम तक बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम अपने फिर अगले जो है सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो ये क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे आप जब जाएंगे तो स्टडी बाय, ठीक है ना, स्पेस नहीं देना है, स्टडी बाय, ठीक है ना, स्टडी बाय सुमन सर्च कर लेना है, और उस पर यही लोगो लगा होगा जो आपके इस चैनल पर लगा हुआ है, सेम वही लोगो लगा हुआ है। तो आप जाके वो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करके वहां से आप टेलीग्राम से ये सारी पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।